हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था और लास्ट वीडियोस में जो मैंने सारा कुछ बताया है, पढ़ाया, ठीक है, तो उसको करने के बाद ही इस वीडियो को देखना, ठीक है। उससे पहले मत देखना, नहीं तो बीच में से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन के क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, और मैंने होमवर्क भी दिया था। आई होप सबने कर लिया होगा और आई होप धीरे धीरे तुम सही से पढ़ रहे हो घर पे बैठ के, ठीक है। और आगे पढ़ने से ज़्यादा बेटर होता है ना कि पीछे का रिवाइज करना। सच्चाई बताऊंगा तुम्हें, अगर तुम 2 स्टेप आगे बढ़ते हो तो 4 स्टेप पीछे जरूर आना है, ठीक है। अगर 4 स्टेप आगे बढ़ते 2 स्टेप पीछे आते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी बात। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़ते हो, जैसे तुम वीडियोस से पढ़ रहे हो अभी इस टाइम, तो इस टाइम तो तुम्हें 4 क्या, तुम्हें 8 स्टेप पीछे आने पड़ेंगे। 2 स्टेप आगे बढ़ते हो तो 8 स्टेप पीछे आओ, तब बेटर रहेगा, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम बात कर देते हैं इसी चैप्टर के अंदर जो भी बता रहा था मैं अब तक, क्वेश्चन करा रहा था मैं। आज एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है, और उसके बाद हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे आज के चैप्टर में। कूलम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो आपका एग्जाम्पल, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और वो क्वेश्चन ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि इफ इतने इलेक्ट्रॉन्स 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पर क्या है पता है कि एक बॉडी मान लो ये है और ये दूसरी बॉडी है, इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड जा रहे हैं। कितने बार? 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि अगर इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो इस पे 1 कूलम चार्ज डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा। 10⁹ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि यहाँ पर 1 अरब इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड। देख रहे हो कितना बड़ा अमाउंट है, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में इतना बड़ा अमाउंट है इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में। तो 1 कूलम चार्ज इस पे डेवलप होने में, 1 कूलम चार्ज इस पे डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को हमें इस क्वेश्चन में यही निकालना है बस। अब देखो कैसे निकालोगे इसको, आसान है, सिंपल मैथ्स यूज करनी है हमें। मैथ्स देखो कैसे, 1 सेकेंड में
10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर मैं बोलूं कि हाँ जी, अगर मैं बोलता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन गया जी, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया होगा तो उसमें चार्ज कितना होता है 1.6। मैं यहाँ बताता हूँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज किया होगा। अगर मैं कहता हूँ कि जी 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर मैं कहता हूँ कि 3 इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, और यहाँ पर आ जाएगा 3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर 10⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा 1 सेकेंड 10⁻⁹ यहाँ पर 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम हमने इलेक्ट्रॉन का लिखा है, क्योंकि ये तो क्या है नंबर्स है। मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता कि हाँ भाई 10⁹ इंटू एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो 10⁹ का चार्ज कितना होगा जी इतना होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻⁹ है, तो मल्टीप्लाई करो इससे कितना आ जाएगा -10 कूलम, और हमें चाहिए 1 कूलम की 1 सेकेंड। इसको उठा के 1 कूलम, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे 1 कूलम का चाहिए। 1 कूलम चार्ज बनने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 यहीं रहने दो, बाकी सारी चीज इधर लेके आ जाओ। 1 कूलम चार्ज हो गया, ठीक है। 1 कूलम चार्ज बनने में इतने सेकंड लगेंगे, और इसको सॉल्व करो। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर आता है 0.625 10⁻10 सेकेंड। मतलब 1 कूलम चार्ज बनने में जी इतना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। सेकेंड की टर्म्स में इतना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज बनने में, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, साल की टर्म में अगर मैं लूं तो साल की टर्म्स में लिख लें, इन टर्म्स ऑफ ईयर। अगर मैं साल के टर्म्स में लेता हूं ये तो कितना टाइम लगेगा, तो इसको हम लेते हैं, देखो कन्वर्ट करो 625 10 1 कूलम सेकेंड है ये। आप 60 से डिवाइड करोगे तो किस में जाएगा, मिनट्स में। 60 से डिवाइड करोगे किस में जाएगा, आर में। 24 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, सॉरी, किस में जाएगा, डेज में। और 365 से डिवाइड कर दोगे तो किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा ईयर्स में। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये बेसिक चीज है, आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशंस आप इतनी बड़ी करने नहीं बैठोगे, आप इसको ध्यान रखोगे, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 198 ईयर, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये देखो इजीली समझ में आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो 198.18 ईयर। इसको मैं अप्रॉक्स में ऐसे लिख सकता हूँ 198 या फिर 200 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 1 अरब इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में ट्रांसफर करने स्टार्ट कर दिए, तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कराया है तो आपकी पहली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, दूसरी भी खत्म हो जाएगी, तीसरी पीढ़ी जो आएगी वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखेगी, ठीक है। क्योंकि 70 से ज्यादा कोई जीता नहीं है आजकल,
क्लियर है? तो यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लगेगा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस केस के अंदर 1 कूलम चार्ज डेवलप होने में। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ चीज को। मैं इस चीज को एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। कैसे? इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स गए, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, तो हमने चार्ज निकाल लिया और 1 कूलम पे 1 कूलम को यही रहने दिया हमने, और इधर लेके चले गए सारी चीजें। यहाँ पर आ गया टाइम, क्या आ गया यहाँ पर? टाइम मतलब सेकेंड्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा ये सेकेंड में। कितना इतना टाइम लगा, इतने सेकंड्स लगे। अगर हमने इसे ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया तो ईयर्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या आ गया यहाँ पर? 1 कूलम को करने में इतने ईयर्स लगे, सॉल्व करा हमने, तो कितना आ गया? 198.1 ईयर्स। ये यहाँ तक खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे देता हूँ और उसको आप घर से कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपका LDW समझ गए, लॉकडाउन पर गए तुम्हारा। ठीक है, अ बॉडी इज चार्ज during charging 1.6 times power 9 electrons transferred every 4 seconds. Every 4 seconds. How much time is required to develop a charge of 2 कूलम? ठीक है, टू डेवलप ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया था। ठीक है, और इसको करके देखना एक बार, आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर देंगे। देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल नया टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, कूलम्स लॉ। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा दोबारा फ्रेश टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट हर चैप्टर में यूज होगा, हर जगह यूज होगा, चाहे वो आगे का कोई सा भी चैप्टर हो, कूलम्स लॉ तो यूज होना ही होगा। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम ढंग से पढ़ते हैं इसको, और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, पॉसिबिलिटी जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को और इस टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे हमें करना कैसे है। कूलम्स लॉ सबसे पहले होता क्या है? कूलम्स साइंटिस्ट था जिसने फोर्सेस के बारे में बताया था
फोर्सेस किन के बीच में, चार्जेस के बीच में। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ कि ये तो सबने पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये सबने पढ़ा होगा। और ये था क्या, ये था जो फोर्स होता है और वो इनवर्स डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ पे ही वैलिड होता है, बेस्ड होता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन के सिमिलर ही, ग्रेविटेशन के फोर्स के फॉर्मूले को देखते ही हमने चार्ज के सिमिलर एक फॉर्मूला हमने डेवलप करा। कैसे, सपोज कर लिया एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज हमारे पास Q2 है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है। ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब देखो हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन ये होता है, ठीक है। सबसे पहले इसी के सिमिलर हमने ये निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर देते हैं किसकी, कूलम्ब लॉ, Q1 Q2 और r स्क्वायर r, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, r का डिस्टेंस है। अगर हम बात कर देते हैं Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। इनके बीच में ये इस पे फोर्स लगाएगा, हमने मान लिया इस पे फोर्स लग रहा है A और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है FB, FA और FB हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो फोर्स होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, दोनों चार्जेस पे डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। अगर ये चार्ज होगा 10 और ये होगा 10, 10 और 10 100, अगर ये 10 से आगे 20 है 200, मतलब फोर्स की वैल्यू, ठीक है, वो दोनों चार्जेस पे डिपेंड करेगी। अब फोर्स इनवर्सली किसके होगा, r स्क्वायर, ये भी इनवर्स ही प्रोपोर्शन, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे ही वैलिड होता है, जैसे ये होता है, जैसे मैंने बताया था। तो इन दोनों को हमने क्या करा, कंबाइन करा। Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो यहां पर लिखते हैं हम K लिख देते हैं, ठीक है। और ये K क्या होता है, ये तो देखो बेसिक सा फॉर्मूला होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये फोर्स बताया, फोर्स क्या था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर देते हैं हम K की। K क्या होता है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। K की वैल्यू ये होती है और K का पूरा आंसर होता है 9 × 10⁹ ये हो गया। अब बात होती है SI यूनिट की, देखते हैं। देखो यहाँ पर जो K होगा इसकी SI यूनिट क्या होगी, ठीक है। K तो एक कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले K की वैल्यू हो गई, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं फोर्स की, F इज इक्वल टू, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। सबसे पहले मैं सारी चीजें यहाँ लेके चला जाता हूँ, आसानी हो जाएगी समझने में। Q1 Q2 K, आप SI यूनिट निकाल सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या जाएगा, हर कूलम स्क्वायर। K की यूनिट आती है हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हो गया क्या, इसकी SI यूनिट। अब हम बात कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये बात होनी होगी कि हाँ जी हमने ये तो लिख दिया, ये क्या चीज है ना, इसी के बारे में हम सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। देखो k का मतलब k तो कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू हमें पता लग गई 9 इंटू 10⁻9 है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻9। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं ए नॉट की सबसे पहले वैल्यू होती है क्या, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं इसको। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट पर इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 10⁻⁻12। अब बात होती है यूनिट बताओ इसकी, SI यूनिट बताओ। तो SI यूनिट कैसे निकालोगे, सबसे बहुत इजी है, यहाँ पर देख लो, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, यह आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमें E नॉट का क्या चाहिए, E नॉट की SI यूनिट चाहिए। E नॉट को यहाँ लेके आ जाओ, सारी चीजें यहाँ लेके चले जाओ। क्या होगा, E नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई, ये तो इसकी तो यूनिट होगी नहीं, तो 1/न्यूटन, ऊपर क्या जाएगा कूलम स्क्वायर और नीचे क्या जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसकी SI यूनिट क्या से बन जाएगी, ये हो जाएगी SI E नॉट। ठीक है, पर न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी क्या बन गई, SI यूनिट बन गई। ठीक है, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, E नॉट की। अगर मैं बात करूं डायमेंशन फार्मूला की, तो डायमेंशन फार्मूला हम निकालते कैसे हैं, SI यूनिट से ही निकालते हैं डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला डायमेंशन फार्मूला ऑफ, ठीक है, ये ज्यादातर पूछता तो नहीं है, बिल्कुल अजीब क्वेश्चन ही, बिल्कुल डिफरेंट लगता है। ठीक है, तो ये आपके एंट्रेंस में जरूर पूछ लेता है। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ई नॉट को, ई नॉट हम बात कर रहे थे डायमेंशन फार्मूला की, तो देखो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन था कैसे निकालेंगे, जैसे फार्मूला ये रहा 1/n कूलम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। देखो SI यूनिट हम लेके लिखेंगे और डायमेंशन निकाल देंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलम चार्ज, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या था, इसका डायमेंशन फार्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, AT स्क्वायर, चार्ज का। ठीक है, न्यूटन का mLT-2, लेंथ का मीटर स्क्वायर। ये हो गया जी इसका डायमेंशन फार्मूला। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, तो यहाँ देख, अब अगर हम बात कर देते हैं इसकी डायमेंशन फार्मूला की और उसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा, E नॉट
m ऊपर लेके आएंगे हम इसे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। l लिखते हैं, l और l3 ऊपर आएगा। मैं नीचे ही पहले सॉल्व कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तुम्हें। ऐसे नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 l3 t-2, ठीक है। हम ऊपर लेके जाते हैं इसको, m-1 l-3, ठीक है। और यहाँ पर t जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है और ये t प्लस का है, t4 a⁴ 2। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम एक और नाम देते हैं, ठीक है, परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसका ये नाम भी हम कहते हैं, ये नाम भी हम इसको देते हैं, इससे भी हम इसको बुलाते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम पढ़ेंगे ई नॉट, इसी के बारे में कि परमिटिविटी होती क्या है। सबसे पहले मैंने कौन कौन सी चीजें बताई तुम्हें, अभी तक मैंने कूलम्स का फॉर्मूला तुम्हें बता दिया, उसके अंदर जो के होता है के की वैल्यू बताई, के के अंदर एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू बताई, दोनों की एसआई यूनिट बताई, डायमेंशन मैंने बताया ई नॉट का। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। और लास्ट में मैंने तुम्हें ये बताया अब कि ई नॉट होता क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारा नोट कर लो।